उत्तराखंड का सियासी संकट। 18 मार्च को 9 कांग्रेसी विधायकों की बगावत। मुश्किल में घिरी हरीश रावत सरकार। बागियों ने बीजेपी से मिलाया हाथ। राज्यपाल ने 28 मार्च तक बहुमत साबित करने को कहा। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे। 26 मार्च को सामने आया हरीश रावत का स्टिंग। और अब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। जी हां, हफ्ते भर से संवैधानिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन आखिरकार लागू कर दिया गया है। 18 मार्च को उत्तराखंड में कांग्रेस वाली हरीश रावत सरकार से 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें तेज हो गई थी। राष्ट्रपति शासन के फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। संसदीय परंपराओं और संविधान तक की हत्या करके उन्होंने जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत जिस बात की आशंका जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ। 9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने से संकट में आई हरीश रावत सरकार को 28 मार्च यानी कल बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कल मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित स्टिंग सामने आया था, जिसमें सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। चलो अब घुटन दूर कर देंगे। कभी कभी फोड़ा फूटने के बाद शांति हो जाती है। स्टिंग के सामने आने के बाद उत्तराखंड के गवर्नर ने राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक संकट की रिपोर्ट भेजी थी। राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्र की मोदी सरकार ने भी राष्ट्रपति से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। कांग्रेस इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। उनका जो षड्यंत्र था, हमारे विधायकों को डिफेक्ट करा के उसके बाद भी हरीश रावत जी की सरकार चलने वाली थी, सरवाइव करने वाली थी। उस डर से अपनी हार छुपाने के लिए जनतंत्र की हत्या की है मोदी साहब और उनकी सरकार ने। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन भले ही लग गया हो, लेकिन विधानसभा को अभी भंग नहीं किया गया, निलंबित किया गया है। इस कदम को बीजेपी अपने लिए उम्मीद के तौर पर देख रही है। बीजेपी का दावा है अपने 27 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी उसके साथ हैं। इस तरह राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 विधायकों का समर्थन पत्र देकर वो राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। हम चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हैं और यदि गवर्नर सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे तो हम वहां पर बहुमत भी सिद्ध कर सकते हैं। एक भी मंत्री, 2-3 को छोड़ दिया जाए, एक भी मंत्री हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं था। उत्तराखंड के संवैधानिक हालात को लेकर अब राज्यपाल को आगे का फैसला करना है। मौजूदा हालात में 3 संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसे राज्यपाल अपना सकते हैं। पहला, चूंकि विधानसभा निलंबित है, इसीलिए दूसरी बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को बहुमत साबित कर सरकार बनाने का मौका राज्यपाल दे सकते हैं। दूसरी संभावना, विधानसभा को भंग कर अगले चुनाव का रास्ता साफ किया जा सकता है। तीसरी संभावना है कि इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक यानी अगले साल भर तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रखा जाए और उसके बाद अगले चुनाव का फैसला लिया जाए। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन जरूरी है। तो इस तरह से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे साथ कांग्रेस से संजय झा इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट कंचन गुप्ता हमारे साथ है, संगीत रागी संघ विचारक और अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगा संगीत रागी जी। 24 घंटे का भी इंतजार शायद नहीं होना चाहिए था, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि जल्दबाजी में क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया? अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। इसके अलावा कल फ्लो टेस्ट था 28 तारीख, कल बहुमत साबित करने से पहले राष्ट्रपति शासन क्यों? यही मेरा सवाल आपसे संगीत रागी जी कि क्या 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए था? बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत नारे का हिस्सा है क्या राष्ट्रपति शासन? ये बड़े सवाल है संगीत रागी जी। 24 घंटे का इंतजार तो किया जा सकता था ना, कि कल तो फ्लो टेस्ट था। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन आया और जिस प्रकार से ये दिखाया गया कि खुद मुख्यमंत्री विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं, 15-15 करोड़ का प्रलोभन दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो FIR होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ। अभी तो स्पीकर का एंटी डिफेक्शन लॉ पर फैसला नहीं आया था।
अभी तो कल फ्लो टेस्ट होना बिल्कुल, था। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता, जिस प्रकार से जो स्पीकर का बिहेवियर है वो पहले से ये बता रहा था कि स्पीकर इस मामले में निष्पक्ष भूमिका अदा करने के लिए तैयार नहीं है। कौन ऐसा कारण था जिसके आधार पर स्पीकर ने विधायकों को, 9 विधायकों के, ऐसा कौन सा विप उन्होंने वायलेट किया था जिसके आधार पर उनको शोकॉज नोटिस दिया गया? इसका मतलब था कि पहले से जानबूझ करके स्पीकर को कांग्रेस पार्टी ने तैयार अगर एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून लागू हो जाता ऐसा तो वो निलंबित हो जाते, संख्या कम हो जाती, सरकार बच जाती। ऐसा है कि यदि वो निलंबित भी हो जाते हैं तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बच पाएगी। तो 62 रह जाती, तो 71 से 62 रह जाती है। तब भी उसका अर्थमेटिक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहा था। आप अपने स्क्रीन पर आप दिखा लीजिएगा। बाकी और भी उसके बाद भी जोड़ तोड़ से ही सरकार बने। तीसरी बात, राष्ट्रपति पर हमको, राष्ट्रपति के विवेक को हम पर ध्यान में रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति कोई अरे गहरे राष्ट्रपति नहीं है। देयर इज ए संजय झा जी, ये तो फैसला एक बहुत बड़ा उनका अनुभव है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए उन्होंने यदि यह फैसला लिया है तो निश्चित तौर पे एक विवेकपूर्ण ये संजय जी, ये तो राष्ट्रपति का फैसला है, उनकी मोहर के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाए, तो क्या आप उन पर सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। नहीं, देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान सबका कत्ल किया गया है और ये दिन दहाड़े किया गया है भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पर हम खुलेआम आरोप लगाना चाहेंगे कि इसकी पूरी सहमति नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे शख्स जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठित नेता है, भारत के प्रधानमंत्री है, उनका इसमें हाथ है, प्रधानमंत्री का इसमें हाथ है। कैसे? आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सही कहा, 24 घंटे की इन्होंने इंतजार नहीं की, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोमाई केस वर्डिक्ट पढ़िए आप। एसआर बोमाई केस वर्डिक्ट 1994 का वर्डिक्ट यही कहता है, अरुण जेटली वकील है, अरुण जेटली को मालूम होनी चाहिए, ऐसा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनलेस कोई फिजिकल, यदि शारीरिक तरीके से कोई हिंसा हो रही है जिससे लोग वोट नहीं कर पाए, यदि वातावरण या माहौल नहीं है। अभी अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संजय जी, एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए। आज आरोप लगाए ये फ्लोर टेस्ट होना अनिवार्य था। अभी अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अगर ये राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता के लोगों का तो 1 अप्रैल से सरकार का खर्चा कैसे चलता? वो फेल्ड बजट है, बजट ही नहीं पास हुआ, एप्रोप्रिएशन बिल वो ही नहीं पास हुआ था। 67 में से 35 विधायक वोटिंग की मांग कर रहे थे, वो फेल्ड बजट था। अगर नहीं लगता राष्ट्रपति शासन तो 1 अप्रैल से आप लोगों का सरकार कैसे चलती? वहां पर खर्चे ही नहीं कर पाते, इसलिए संवैधानिक संकट था, इसलिए लगाया गया राष्ट्रपति शासन। देखिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का साजिश और षड्यंत्र क्या है। जो अरुणाचल प्रदेश में किया था वही काफी दिनों से वो उत्तराखंड में कर रहे हैं। कल अरुण जेटली का आप इंटरव्यू पढ़िए, अरुण जेटली ने खुलेआम कहा है कि अरुणाचल प्रदेश कल आप उत्तराखंड में देखेंगे ये कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी के बिल्कुल सर फिरा दिया है। इसी यही उनका लक्ष्य और उद्देश्य है। देखिए, संविधान है, जिसने एसआर बोमाई केस वर्डिक्ट पढ़ा है। आप एसआर बोमाई 1994 केस की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंचन गुप्ता जी, क्या सरकार का बहुमत विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस वहीं पर सिद्ध होना चाहिए? 1994 एसआर बोमाई की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि विधानसभा के पटल पर ही बहुमत साबित होना चाहिए। धारा 356 का दुरुपयोग इससे नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसी सरकार की जो मेजॉरिटी है, स्ट्रेंथ है, वो केवल जो असेंबली का फ्लोर है वहीं पे टेस्ट होना चाहिए। एसआर बोमाई केस की जो जजमेंट है उसकी एक बैकग्राउंड है। उसके पहले जो हुआ करता था, लोग अपने एमएलएस को लेके गवर्नर के सामने परेड करवाते थे, प्रेसिडेंट के सामने परेड करवाते थे, तो गिनती वैसे होती थी। तो प्रेसिडेंट्स रूल को फ्लोर टेस्ट के साथ ना जोड़ा जाए, 2 अलग विषय हैं। और एसआर बोमाई की जो जजमेंट है वो फ्लोर टेस्ट और वैलिडिटी ऑफ फ्लोर टेस्ट कैसे होगी उस पर था। सर, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि राष्ट्रपति शासन लगे? मेरा ये सवाल है सर। देखिए, वहां की अगर फाइनेंस बिल पास नहीं हुई है, 1 अप्रैल से अगर खर्चे निकालने हैं, कौन निकालेगा खर्चा, कैसे निकलेगा खर्चा, ये सब टेक्निकल इश्यूज है। लेकिन अभी जो संजय झा जी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये है, वो है, फलाना है, तो 124 बार इस देश में प्रेसिडेंट्स रूल लगा है। और इन 124 बार जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, इसमें NDA 1 और NDA 2 के जमाने में कितने बार प्रेसिडेंट्स रूल लगे हैं,
और बाकी समय जब कांग्रेस पावर में थी तब कितने बार लगे थे। मेरे ख्याल से तो अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो वो तो मास मर्डर नहीं, वो तो मास मर्डर पहले ही हो चुकी है। वहां ज्यादा लगाया गया। अभी तो विजय, छोटा सा रिएक्शन, सही है गलत है? क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़े? देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन न लगाया जाता तो मेरा मानना यह है कि कल वो जो 9 विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता उनकी सदस्यता से, और उसके बाद सदन में एक खास तरह से वोटिंग होती और एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा होता। अच्छा। एक ऐसी स्थिति पैदा होती जो कि बड़ी विचित्र होती, जिसको भाजपा कहती है कि ये गलत हो रहा है, कांग्रेस कहती है कि ये ठीक हो रहा है। हाँ। जिसके पक्ष में फैसला जाता है उसके हिसाब से होता। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की शैली बनाना चाहती है तो कांग्रेस उसको ये मौका क्यों देती है? ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपने विधायक दल को एक रखे। हाँ। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, और कांग्रेस आला कमान की फूट का फायदा उठाया ना। कांग्रेस आला कमान की भी जिम्मेदारी है कि जिन विजय बहुगुणा को हरीश रावत पर प्राथमिकता देकर एक बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको हरीश रावत पर हमला करने से कांग्रेस आला कमान रोकता। देखिए, इसमें कांग्रेस आला कमान का भी ढीला, लेकिन सर और हरीश रावत का भी ढीला। एक सवाल है जिसका मैं जवाब देके बाद लूंगा कि फिर भंग क्यों नहीं किया गया विधानसभा को? सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों रखा गया? इससे भी तो हॉर्स ट्रेडिंग शायद बढ़ेगी ना। वो तो शायद भाजपा अपनी सरकार बना ले, इसीलिए सस्पेंडेड एनिमेशन इससे भी तो खरीद फरोख्त की संभावना होगी। संजय जी, यहां तो ऐसी भी चीज है ना कि मुख्यमंत्री खुद खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, तो फिर तो ये संवैधानिक संकट है। इसलिए नौबत आई राष्ट्रपति शासन की जब मुख्यमंत्री ही हॉर्स ट्रेडिंग में लगा हुआ है, ऐसा आरोप है। देखिए, हरीश जी ने तो उसको पूरा खंडन कर ही दिया है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का साजिश क्या है। अब आप देखिएगा कि असेंबली को सस्पेंड किया गया है। अब आप जानते हैं कि कानूनी तरीके से ये 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी पूरी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। आपको याद होगा बिहार चुनाव के बाद इन्हीं आप सीडी पर बात नहीं करेंगे कि 2-2 करोड़ में ये टिकट आप रहे थे, 2-2 संजय जी आप सीडी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हरीश रावत दिख रहे हैं। बात कर रहे हैं वहां, तो बताइए ना, उसमें तो सीएम खरीद फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। गलत है, उन्होंने कहा कि सीडी गलत है, सीडी की छानबीन करवाइए। आपने देखी है सीडी? अरे हम तो कह रहे हैं सीडी की छानबीन करवाइए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कितनी निर्लज और निकम्मी है। आपने देखी है सर सीडी? सरकार इतनी आपको भी लग रही है फर्जी? निकम्मी हो गई कि 24 घंटे में डर गई, वो फ्लोर टेस्ट से डर गए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि यदि जो भी उनको आप जांच करवाइए 24 घंटे। वो जांच करा लिए, वो कह रहे हैं सही है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं जांच करा लिए, सही है सीडी। सरकार डरपोक तरीके से ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? संगीत रागी जी, सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों रखा गया? ठीक है, चलिए। कैसे होगा? किसी एक औपचारिक तरीके से होता है, एक सरकारी तरीके से होता है। ठीक है संजय जी, आपको एक बात नहीं बस एक मिनट और भी गेस्ट हैं सर, एक मिनट। संगीत रागी जी, सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों रखा गया? क्या इससे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बढ़ेगी? क्या खरीद फरोख्त नहीं होगी? सर एक मिनट और भी गेस्ट हैं सर, प्लीज। ठीक है संजय जी, एक मिनट। संगीत रागी जी, देखिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए भंग क्यों नहीं किया गया? मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई जजमेंट का ही यह भी एक दिन है कि मुंबई जजमेंट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप जो विधानसभा है उसको आप तुरंत भंग नहीं करेंगे, उसको आप देखेंगे, सरकार बनाने के विकल्प पर आपको तलाश करनी पड़ेगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ के गवर्नर भी सरकार बनाने के लेकिन क्या सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने से संभावनाएं नहीं होंगी हॉर्स ट्रेडिंग की और ज्यादा? देखिए, संभावनाएं तो अभी थी हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसको खत्म करने की कोशिश की गई राष्ट्रपति शासन लगा करके। कंचन जी, क्या कांग्रेस अभी ये कह रही है कि जो है वो मर्डर है डेमोक्रेसी का। आप अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने इंटरनल क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हिस्टोरिकली जिस भी पार्टी की सरकार गिरती है वो चाहती है कि तुरंत असेंबली डिसॉल्व चुनाव हो जाए, भंग हो जाए और चुनाव हो जाए, या चुनाव ना भी हो तो असेंबली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन कानूनी तौर पर यह करना ना संभव है ना उचित है, क्योंकि अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये अधिकार बनता है कि वो विकल्प ढूंढे, और अगर विकल्प संभव नहीं होता है तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। देखिए, अगर हम लोग अधिकार की चर्चा करते हैं, नहीं तो एक मिनट, क्या फिर कल तक का विकल्प नहीं था फ्लो टेस्ट का? 24 घंटे का इंतजार चर्चा करेंगे तो जो राज्यपाल ने समय दिया था, एक दिन का इंतजार किया जाना चाहिए, जा सकता था। जो भी होता उसके बाद जो परिस्थिति बनती, अगर वो परिस्थिति संविधान के लिए संकट का कारक बनती है, उस वक्त राष्ट्र प्रशासन लागू कर कहा जाए ना। आप लोग फ्लो टेस्ट से डर गए, फिर संगीत रागी जी, ये भी शायद कहा जाएगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले गवर्नर की रिपोर्ट जरूरी है, वो आई है। और
वहाँ के जो गवर्नर हैं के पॉल जो हैं, हाँ। मैं नहीं मानता कि उनकी जो वहाँ की रिपोर्ट होगी वो उस पर किसी भी किस्म की डाउट कास्ट करनी चाहिए या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कांग्रेस से भी कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और जिस गवर्नर ने टाइम दिया था उसी गवर्नर ने फिर से रिपोर्ट भेजा है कि अब वो सब बेकार हो चुका है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल बजट पे भी डाउट उन्होंने किया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। 1966 और 1966 1977 के बीच में इंदिरा गांधी जी ने 40 बार प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया था। तो क्या 40 बार हमारे देश में गणतंत्र की हत्या हुई? जी जी जी, जी। और अगर 40 बार गणतंत्र की हत्या हुई तो फिर कांग्रेस तो मास मैसेकर के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कंचन गुप्ता जी, अभय दुबे जी, संगीत रागी जी और संजय झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।